नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में इंडियन एक्सप्रेस में आया एक इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है, आर्टिकल है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल विक्रम एस मेहता ने लिखा है, जो चेयरमैन है एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो फॉर सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस और जियो पॉलिटिकल मैटर्स एंड सोशल एंड इकोनॉमिक मैटर्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर लगातार इंडियन एक्सप्रेस में ये अपने ओपिनियन को लिखा करते हैं। आज इस ओपिनियन में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बात विक्रम एस मेहता जी ने किया है एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, नॉट from the dramatic perspective but from the intellectual perspective, not for मनोरंजन perspective but for some serious knowledge। इसीलिए कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश्ड लोगों के ओपिनियन आर्टिकल पीस को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, तभी हमारी अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो पाती है। इट्स नॉट अ चाइल्डिश वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन बट इट्स अ मेच्योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। और आज विक्रम एस मेहता ने बेसिकली बताया है कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऐसे 4 मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स क्या हो सकते हैं आने वाले समय में, और इंडिया जो एक बहुत ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 4 जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स को समझना, और उसके बेसिस पे इंडिया को अपनी प्रायोरिटीज को सेट करनी पड़ेगी। ये विक्रम एस मेहता अपने इस आर्टिकल में कहते हैं। तो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले इन आर्टिकल में, इस ओपिनियन में पहले यह बताया गया है कि मिडिल ईस्ट में जो एक कॉन्फ्लिक्ट का फेज है, जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का फेज है, वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से शांत हो गया है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उस वॉर के समय, अब उन रेस्ट्रिक्शंस को ऑफिशियली खत्म किया हुआ है और अब फाइनली मिडिल ईस्ट जो वॉर है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने एंड पे पहुंच चुका है। ऑल्दो ये वॉर कभी भी रीस्टार्ट हो सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटीज लाइक ट्रंप एंड नेतन्याहू। सो दिस वॉर कैन एनीवे स्टार्ट, बट एज ऑफ नाउ लेट्स एज्यूम कि ये वॉर जो है वो सबसाइड हो चुका है। तो इसकी वजह से अब आने वाले समय में क्या क्या ऐसे जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समझना इंडिया जैसे कंट्री के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अपने लगभग 90% एनर्जी के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में क्या चेंजेस होगा उसको समझना और उसके हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को रीओरिएंट करना, इट इज़ नॉट अ चॉइस फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बट इट इज़ अ नेसेसिटी फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। 1979 का ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन, उसके पहले ईरान और अरब वॉर, उसके बाद आपने देखा अब्राहम एकॉर्ड रिसेंटली कैसे, जिसमें सुन्नी कंट्री लाइक यूएई, बहरेन, इनका इजराइल के साथ रिलेशन हुआ। तो काफ़ी कुछ मिडिल ईस्ट में चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जो ये वॉर हुआ है, ये वॉर आई थिंक सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज। और इस वॉर का इंपॉर्टेंट चेंज क्यों है? बिकॉज ये वॉर वॉज नेवर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, इट वॉज नेवर ओनली बिटवीन ईरान एंड इजराइल, रैदर ये वॉर कहीं ना कहीं पूरे रीजनल लेवल पे चला है। और इसकी वजह से काफ़ी कुछ रीओरिएंटेशन पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल सकता है। और इसीलिए उन सभी चेंजेस को समझना ये किसी भी इंटरनेशनल स्कॉलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इसमें मैं सबसे फर्स्ट चेंज की बात करूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट चेंज है कि अमेरिका का जो एक ट्रस्ट है, अमेरिका के प्रति जो कॉन्फिडेंस है, अमेरिका का जो इमेज है, उसमें एक सिग्निफिकेंट डेंट देखने को मिला है कि वो अमेरिका जो अपने आप को ग्लोबल पुलिसमैन कहता था, इंटरनेशनल वॉचडॉग कहता था, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी कहता था, उस इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है। बिकॉज आप देखिए ना कि अमेरिका डे वन से कह रहा था कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आता है तो ये ग्लोबल पीस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और इसीलिए अमेरिका इज launching this war not to prevent America or not to protect only America but to protect the world। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का कहना था that ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना ये केवल अमेरिका के लिए जरूरी नहीं है, रादर पूरे ये विश्व शांति के लिए जरूरी है। और इसीलिए अमेरिका जस्टिफाइड दिस मिलिट्री एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। बट क्या अमेरिका को कोई भी ऑब्जेक्टिव मिला?
क्या रेजिम चेंज हुआ? नहीं। आपने देखा फ्यूनरल में, आयतुल्ला अली खमीनी के फ्यूनरल में मुज्तबा खमीनी खुद प्रेजेंट थे, डिस्पाइट ये पता है कि इजराइल या अमेरिका वापस से एरियल थ्रेट कर सकते हैं। बट ईरान में एक मार्टिरडॉम का कॉन्सेप्ट है, पीपल आर रेडी टू लूज देयर लाइफ इवन इफ एरियल अटैक्स हैपन और नॉट। तो रेजिम चेंज तो बिल्कुल ही फेल हो गया। ईरान का जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वो अभी भी एज इट इज ईरान के पास ही है, उसमें कोई भी स्केल डाउन नहीं किया गया है। और तीसरा जो इनका ऑब्जेक्टिव था, खासकर इजराइल का ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को एज अ रीजनल पावर बिल्कुल ही खत्म किया जाए। लेकिन देखिए पूरा ही उल्टा पड़ चुका है कि इनफैक्ट ईरान का जो रीजनल डोमिनेंस है वो और बढ़ गया है, बिकॉज ईरान हैज प्रूवन दैट इट इज द ओनली वन कंट्री विच कैन फाइट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिका एंड इजराइल अलोन विदाउट बैकिंग डाउन। बाकी लोग तो प्रॉक्सीज बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द लैप ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और they are living in a fear of Benjamin Netanyahu. But Iran as a country who is ready, who is daring to challenge these big कंट्रीज विद एन आई टू आई। तो ईरान का जो एक रीजनल डोमिनेंस है वो बढ़ गया है। हो सकता है पॉपुलेशन जो है हो सकता है जो लीडर्स हैं सऊदी एंड अदर कंट्रीज के लीडर्स जो है वो ईरान को ना चाहें, बट जो वहाँ की आम जनता है उनका ईरान के प्रति एक सिंपैथी जो है, एक ईरान के प्रति जो प्राइड है वो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ा है। और ये तब हुआ है जब अमेरिका ने लगभग 1,30,000 टारगेट ईरान के अंदर किया, 85% ईरान के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया, 70% ऑफ इट्स मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया और पूरी नेवी को लगभग उन्होंने बर्बाद कर दिया। बट इसके बावजूद ईरान जो है वो बिल्कुल ही बैकआउट करते हुए नहीं दिखा। तो ये क्लियरली अमेरिका जो एक ग्लोबल पीस का बात करता है उसमें एक सीरियस डेंट है। इनफैक्ट अमेरिका को ये इतना उल्टा पड़ गया कि चलिए ग्लोबल पीस हो या ना हो, ताइवान जो है वो इस अमेरिका के चीज की वजह से भले परेशान हो जाए, लेकिन अमेरिका जो है जो गल्फ में सबसे बड़ा प्लेयर है, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा प्लेयर रहा है, वहां भी उसकी इमेज को काफी ज्यादा डेंट पहुंची है। बिकॉज ये जितने भी गल्फ एलाइज हैं अमेरिका के, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, दे ऑलवेज हैव थॉट कि अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, इसलिए मुझ पे कोई अटैक नहीं कर सकता है। याद करिएगा 2018 में ईरान ने सऊदी के ऑयल फील्ड में अटैक किया था। कहां से अटैक किया था? सीरिया से, सॉरी यमन से। यमन में जो हुदी रेबल है, हुदी रेबल ने सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड में अटैक किया था। उस समय सबसे पहली बार सऊदी को रियलाइज हुआ था कि अमेरिका जो है आज वो अमेरिका नहीं रहा है जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। और इसी के बाद ध्यान दीजिएगा सऊदी जो है वो ब्रिक्स की तरफ मुड़ा था, बिकॉज सऊदी न्यू कि अमेरिका के आज ऊपर डिपेंडेंस से कुछ होगा नहीं। आई नीड टू हैव गुड रिलेशन विद चाइना, रशिया, कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये जो अमेरिका का आज जो भी कुछ ट्रस्ट रहा है इन कंट्रीज के द्वारा वो ऑब्वियसली अब आने वाले समय में सबसाइड होते हुए दिख सकते हैं। और इन सभी कंट्रीज को अब अपने सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को वापस से रिकॉन्फिगर करना करेगा। एंड नाउ दीज कंट्रीज आर डिबेटिंग कि क्या अमेरिका के बेसिस जो इन कंट्रीज में है क्या आज वो रियली एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं। तो ये अमेरिका के लिए वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमिलिएटिंग वॉर इस समय साबित होते हुए दिख रहा है, बिकॉज अमेरिका has not achieved any of its objective। चलिए एक ऑब्जेक्टिव भी आप अचीव कर पाते, आप सोचे वेनेजुला की तरह रेजिम चेंज होगा, आप सोचे कि एकदम आराम से मैं उसके यूरेनियम को सीज कर लूंगा। इनफैक्ट अमेरिका को तो ये प्लान भी था, ईरान को पूरी तरीके से रीजनल लेवल पे बर्बाद कर दूंगा। बट just in the hindsight now you can understand that America has effectively failed in any of its target। just अमेरिका के सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा लॉस पहुंचा है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इसके इंपैक्ट अमेरिका को झेलने पड़ सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम मिडिल ईस्ट बट वो सभी कंट्रीज जो आज अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर बैठे हुए हैं, लाइक जापान, लाइक साउथ कोरिया, लाइक फिलीपींस, ये सब, लाइक ताइवान, ये सब कुछ कंट्रीज जो है नाउ दे आर क्वेश्चनिंग कि क्या अमेरिका के साथ ट्रस्ट रियली आज पॉसिबल है इस अनप्रेडिक्टेबल माहौल में। और इसके इंपैक्ट देखिए इंडिया को क्या है। मैंने अभी बताया कि ये जिस तरीके से इन कंट्रीज को आज एक नया रियलिटी चेक मिला है, ये सभी कंट्रीज अब नाउ दे हैव टू stand on their own feet। Now they cannot simply depend upon their so-called dad sitting in America's White House। Now they have to do something on their own। और इसीलिए अब इन कंट्रीज को अपना सिक्योरिटी रिलेशनशिप, अपना डिफेंस रिलेशनशिप नए तरीके से रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। और उस केस में
इंडिया के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि वो इन कंट्रीज के साथ डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इसमें इंटीग्रेशन बढ़ा सके। इनफैक्ट डिफेंस जो है वो आने वाले समय में इंडिया इन कंट्रीज के साथ काफी स्ट्रांगली कर सकता है विद द सपोर्ट एंड हेल्प और इन कोऑर्डिनेशन विद रशिया। सो इंडिया कैन ब्रिंग इन रशिया एंड मेक गुड डिफेंस रिलेटेड रिलेशनशिप इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि यूएई में हमारा ब्रह्मोस और आकाश तीर जो है वो जा सकता है, बिकॉज यूएई ने इंटरेस्ट शो किया है। लास्ट ईयर कतर के साथ भी हमारे डिफेंस कोऑपरेशन की बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी। अब आने वाले समय में एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिस तरीके से हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों से बढ़ा है। नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट वी हैव टू फॉर्ज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस इन द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, सो दैट इन कंट्रीज को एक अमेरिका और इन कंट्रीज के ऑल्टरनेटिव में भी एक डिफेंस सप्लायर मिले और यहां पे हम रशिया के साथ मिलके एक्टिवली यहां पे काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस का सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने जा रहा है 12 जुलाई को, 2 स्लॉट्स में 11 AM और 5 PM में। ये जो टेस्ट है ये एब्सोल्युटली फ्री है और अगर आप इसमें रैंक 1 लाते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अ टैबलेट और रैंक 2 से 81 जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं उसमें 1000 रुपीज का Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टेस्ट और इस टेस्ट में बेनिफिट ये है दैट इवन इफ यू पार्टिसिपेट यू आर गोइंग टू गेट गारंटीड रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप। सो इस टेस्ट के लिए आप जरूर एनरोल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके आपको सभी डिटेल्स यहां पे मिल सकते हैं। जो सेकेंड चेंज है जो विक्रम एस मेहता कहते हैं कि पहली बार वर्ल्ड में यह देखा गया कि किस तरीके से चोक पॉइंट को एज अ पावर यूज किया जा सकता है। चोक पॉइंट को अभी तक वॉर में क्या होता था कि आप डिफेंस से लड़ रहे, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, दोनों डिफेंस फाइट कर रहे हैं, कोई टैंक यूज कर रहा है, कोई मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हैक कर रहा है। बट नाउ देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट विच वी आर सीइंग, इमर्जेंस ऑफ चोक पॉइंट्स, कि अगर आप कुछ चीजों को चोक कर दो तो आपको किसी भी वॉर में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है और वही ईरान ने किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई जाता है और इसका 80% एशिया में आता है, तो ये जिस तरीके से ईरान ने चोक किया जिससे इट वाज नॉट ओनली कॉस्ट टू ईरान बट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट पहुंचा, ये बताता है कि आने वाले वॉर में आप किसी भी कंट्री के पावर को केवल उसके मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल लीडरशिप इनसे नहीं समझें, रैदर टेक्नोलॉजी, आप उस कंट्री के जियोग्राफिकल चोक पॉइंट्स को भी अकाउंट करें कि अगर कल को ये करता है तो क्या होगा। जैसे आप देखिए इंडिया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है, बिकॉज अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी करीब है और कल को इफ इंडिया हैज अ क्लैश विद चाइना वी कैन अगेन यूज अ सेम स्ट्रैटेजी जो आज ईरान ने यूज किया है। तो ये चोक पॉइंट्स को एज अ पावरफुल एसेट आप कैसे यूज कर सकते हो, दिस इज व्हाट ईरान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड। और अभी तक सबको यह लगता था कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दे। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है 1988 की वो कहानी, जब 1979 में ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया था और अमेरिका ईरान के अंदर इंटरवीन कर रहा था, तो 1988 में भी ईरान ने इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना चाहा था, लेकिन जो यूएस की 5th फ्लीट है वो इसको सक्सेसफुल नहीं होने दी थी। इनफैक्ट ऑयल टैंकर्स जो हैं वो जिस तरीके से ट्रांजिट कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो अभी भी कर रहे हैं। बट अब वो विजडम, वो जो हमारा एजम्पशन था कि ईरान कैन नेवर ब्लॉक और चोक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो विजडम नाउ इट इज ओवर, बिकॉज ईरान ने ये सक्सेसफुली बताया है कि वो अपने ज्योग्राफिकल पोजीशंस को कैसे अपने मिलिट्री एडवांटेज में यूज कर सकता है और ये क्लियरली एक नया फॉर्म ऑफ और एक नया सोर्स ऑफ एसिमेट्रिक पावर है विच आर द चोक पॉइंट्स। ईरान ने सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ मिसाइल थ्रेट, स्मॉल बट फास्ट स्पीड बोट्स और सोशल मैसेजिंग के थ्रू ईरान ने कंप्लीटली उस ट्रैफिक को हॉल्ट किया, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फ्रॉम $75 पर बैरल इट इंक्रीज टू 126 पर बैरल। अब इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या है, दैट इंडिया को आने वाले समय में अब अपने इन चोक पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। नॉट चोक पॉइंट्स कैन बी ऑफ एनीथिंग। आज इंडिया में हम कह रहे हैं ना कि डिफेंस बहुत हमारा आगे जा रहा है, लेकिन अगर कल ये सेमीकंडक्टर नहीं आता है तो हम कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अगेन अ चोक पॉइंट। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उस सभी डिजिटल इंडिया में जो सर्वर है, जो क्लाउड है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लाउड सर्विसेज है, जो डिजी लॉकर है, जितने भी हैं, वो क्लाउड भी आपको मैक्सिमम अमेरिकन कंपनीज के द्वारा है। पूरे एयरपोर्ट में जो सर्वर यूज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो कल को अगर
माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सर्वर को ब्लॉक कर दिया तो पूरे एयरपोर्ट्स हमारे क्रैश कर जाएंगे। सेमीकंडक्टर, व्हाट्सएप, रेयर अर्थ, अगर कल को चाइना ने रेयर अर्थ चोक कर दिया तो इंडिया में या क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, वो कम हो जाएगा। सो नाउ वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि चोक पॉइंट जो है वो एक ऐसा वल्नरेबिलिटी है जो इंडिया को तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और इसके लिए अब हमें आने वाले समय में काफी कुछ करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इमीडिएटली हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक पॉइंट से इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इस समय इंडिया का 8 दिन का है, इसको एटलीस्ट 30 डेज या 60 डेज पे हमें बढ़ाना चाहिए। सो एक नया डिफेंस डॉक्ट्रिन, एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनाना पड़ेगा जिसमें कैसे इन चोक पॉइंट्स, जो ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, मिनरल चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, और अगर ये चोक होते हैं तो रियली हमारे पूरे इकोनॉमी में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पहुंच सकता है। इसके अगेंस्ट कैसे हम अपने वल्नरेबिलिटी को कम करें, यही चीज हमें आने वाले समय में डिस्कस करना होगा। थर्ड चेंज जो है कि जो ओपेक है, जो ऑयल कार्टेल है, वो अब कार्टेल एक तरीके से इट इज गोइंग टू बी ओवर। यूएई ऑलरेडी लेफ्ट कर चुका है, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो भी लेफ्ट कर चुके हैं, और नॉन ओपेक प्रोड्यूसर लाइक ईरान, लाइक ब्राजील, लाइक अमेरिका, वो अब अपने ऑयल प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिए हैं, विच मींस ओपेक जो है वो अब एक पुराने जमाने का इंस्टीट्यूशन जो है वो होते हुए दिख रहा है। और इससे अगेन इंडिया के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, बिकॉज ऑयल क्या, ओपेक क्या था, एक ऑयल कार्टेल था जो जानबूझ के सप्लाई को रेगुलेट करता था, सप्लाई को बढ़ने नहीं देता था, सो दैट ऑयल प्राइसेस बढ़े रहे, जिससे ये सभी कंट्रीज आपस में अर्न करते थे। बट ये जो ओपेक की यूनिटी है वो खत्म हो रही है। और अब देखिए आप यूएई ओपेक से क्यों बाहर गया, बिकॉज यूएई ऑब्वियसली सऊदी के साथ उसका टेंशन था, जो सऊदी ओपेक के सारे डिसीजंस को लेता है। बट अब क्या है, देखिए ना, सभी कंट्रीज को पता है कि भाई 2030 तक पूरे वर्ल्ड में एक एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है, और ऐसे भी 2030 तक ऑयल का जो डिमांड है वो कम होगा ही होगा। और मिडिल ईस्ट वॉर में ये जितने भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, अब ये और ज्यादा एनर्जी में आत्मनिर्भरता चाहेंगे। जैसे इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब काफी ज्यादा बढ़ेंगे, विच मींस ओपेक कंट्रीज नाउ रियलाइज कि अब ऑयल का जो जमाना है वो लगभग खत्म होते हुए दिख रहा है, इसलिए जितना तेल है उसको बेच दो, नहीं तो कल कोई खरीदने वाला नहीं होगा। लेकिन ओपेक में कार्टेल की वजह से आप अपने सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हो, आप अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे यूएई है, यूएई के पास जो कैपेसिटी है ऑयल को प्रोड्यूस करके रिफाइन करने की, बेचने की, वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस ओपेक कार्टेल, बट नाउ वो यूएई कर सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को एग्रेसिवली उन सभी कंट्रीज से रिलेशनशिप को और बढ़ाना चाहिए, और खासकर अपने ऑयल के रिजर्व्स को बढ़ाना चाहिए, सस्ते ऑयल यूएई और बाकी कंट्री से खरीद के। तो ओपेक का कार्टेल टूटना इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, और इंडिया को अब एग्रेसिवली उन सभी ओपेक के नाराज कंट्री या जो ओपेक से कंट्री बाहर निकले हैं उनके साथ मिलकर अपने पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहिए। फाइनल चेंज क्या है कि ईरान जो है वो आने वाले समय में, जो सबको लग रहा है कि ईरान और रेडिकलाइज होगा, नहीं, ईरान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर की तरह इवॉल्व करेगा। क्योंकि देखिए जो इस समय ईरान में तख्ता पलट हुआ है, इसमें ऑल्दो लीडर्स जो हैं वो इस्लामिक क्रेडेंशियल्स के हैं, बट वो इतने रैडिकल नहीं है। दे आर टेक्नोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक एंड नेशनलिस्ट। आप खुद देखिए ना, ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, असैसिनेट कर दिया, उसके बाद भी ईरान बातचीत कर रहा है, उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि जो मेरे फंड्स हैं उसको आप रिलैक्स करो, उसके बाद भी ईरान कह रहा है कि आप मुझे रिकंस्ट्रक्शन का पैकेज दो, विच मीन्स ईरान जो है वो बस अब इसी बात पे नहीं अटका हुआ है कि आपने मेरे सुप्रीम लीडर को किल कर दिया, नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑल इन वॉर। ईरान को भी पता है उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और ईरान को इस समय फोकस है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाए तो खुद उनके अंदर लोकल लेवल पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ईरान नोस कि अगर लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट आता है, लोकल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ये ईरान के लिए और प्रॉब्लम होगा और ये अमेरिका के लिए बेनिफिट होगा। इसलिए ईरान को इस समय पता है कि लोगों को खुश करना है, क्योंकि अगर लोग खुश नहीं रहेंगे तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है ये। इसीलिए दीज पीपल हु आर टेक्नोक्रेटिक, प्रैग्मेटिक एंड नेशनलिस्ट, वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, एंड दैट लीड्स टू द फाइनल इंपैक्ट ऑन इंडिया कि इंडिया को वापस से अब अपने रिलेशनशिप को रीस्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का हमेशा से ईरान के साथ सिविलाइजेशनल कनेक्शंस है। यूएस सैंक्शन के पहले ऑलरेडी न्यू दिल्ली जो है वो ऑयल खरीद ही रहा था तेहरान से, तो अब ये समय आ चुका है कि ईरान के साथ एक नई दोस्ती, एक नया डेवलपमेंटल पार्टनरशिप, एक नया एनर्जी पार्टनरशिप हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 4 मेजर टेकअवेज हैं, बट ऑब्वियसली और भी टेकअवेज होते हैं। आपके हिसाब से इस पूरे वॉर का क्या सबसे बड़ा टेकअवे है और इंडिया को क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।